आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। देखिए, आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके बाल विकास यानी कि पेपर 101 यूनिट 3 से लिया गया है। और क्योंकि हमको इंग्लिश का करना था बट मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ ये रितु चौधरी के डिमांड पर ये मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिनको इस क्वेश्चन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर बीच में अगर कहीं भी आपको किसी क्वेश्चन पे प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करने के लिए प्रयासरत रहूँगी और इसके बाद फिर हम इंग्लिश का भी करेंगे ही। लेकिन अगर बीच में अगर आपको कोई दिक्कत होगी किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो मेरे लिए देखो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं उसको पहले सॉल्व करूँ। ठीक, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके यूनिट 3 से लिया गया है ये 101 पेपर। यौन भूमिकाओं से क्या अभिप्राय है, इनका सिद्धांत क्या है। यानी कि देखिए, पहले आप थोड़ा सा जनरली इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब भी हम बात करते हैं यौन की यानी कि जेंडर, तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें निकल करके आती हैं, एक तो फीमेल और एक मेल, यानी कि एक नर और एक मादा। तो ये जो यौन भूमिका है इसी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो अब क्वेश्चन यही बोल रहा है कि यौन भूमिका से अभिप्राय क्या है। यौन भूमिका से अभिप्राय क्या है का क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं मेन एंड वुमेन की, तो ये समाज में बेसिकली क्या है, इनको हम किस नज़रिए से देखते हैं या फिर इनका काम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। देखिए फिर से पढ़िए, यौन भूमिकाओं से क्या अभिप्राय, यानी कि जो मेल फीमेल जो आपके चारों तरफ हैं, हम सब मेल फीमेल ही हैं ऑल आर, जबकि थर्ड जेंडर भी हैं, आपको पता है। तो हम क्या हैं, हमारी एग्जिस्टनेस, हमारा होना क्या है, हमारे काम क्या हैं। ठीक है, या फिर समाज हमको क्या दे रहा है, हम समाज में किस प्रकार की हमारी स्थिति है। तो ये क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा भयंकर है नहीं है, लेकिन जब आप इसको याद करेंगे तो जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि आप इसको अपनी भाषा में बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सत्यता ये बताऊंगी कि यहाँ पर आपको अपने शब्दों के साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा। आपको कुछ चीज़ें ज्यों की त्यों रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो उसका इम्पैक्ट है ना, जो प्रभाव है वो तभी देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जितना हो सके जो शब्द हैं और वो स्थिर रहेंगे, ठीक है, उनमें आप अपनी लैंग्वेज पुट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन है ये एक प्रकार से यौन भूमिकाओं के ऊपर। तो इनके लिए कुछ मर्यादित शब्द रखे गए हैं, तो आप उनसे आगे बढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, आप देख रहे हैं, यौन भूमिकाओं से अभिप्राय है सामाजिक और व्यवहारगत मानकों का समूह। एक एक शब्द को आप समझते हुए चलना। यौन भूमिकाओं, अब इस भूमिका में कौन है, मेल और फीमेल, कौन भूमिका निभा रहा है, मेल और फीमेल। यौन भूमिकाओं से अभिप्राय है सामाजिक और व्यवहारात्मक मानकों का समूह। अब ये दोनों जो भूमिकाएं जो अदा कर रहे हैं मेल और फीमेल, ये कहाँ पर हैं, समाज में है। अब जब ये समाज में है तो ये कुछ कार्य भी कर रहे होंगे जिनको हम व्यवहार बोलेंगे। ठीक है, तो सामाजिक और व्यवहारात्मक, यहाँ पर क है, एक मिनट, व्यवहारात्मक मानकों का समूह जिन्हें किसी विशिष्ट संस्कृति के संदर्भ में विशिष्ट यौन के लिए सामाजिक रूप में उपयुक्त माना जाता है। यहाँ तक पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए। देखिए, हमारे समाज में दो प्रकार के जेंडर उपस्थित हैं जिनको हम क्या कह करके पुकारते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो अभिप्राय है समाज और व्यवहारात्मक मानकों का समूह। अब ये लोग समाज में रहते हैं दोनों ही, और ये कुछ क्रियाएं करते हैं, कुछ व्यवहार करते हैं। ठीक है, और इस समाज में इन व्यवहारों का समूह बना हुआ है, मानकों का, यानी कि कुछ काम हैं जो बांट दिए गए हैं मेल में और फीमेल में। ठीक है, उनके कुछ अपनी मर्यादित चीजें हैं कि इन कामों को ये करेगा और इन कामों को ये करेंगे। ठीक है, और क्या है, तो ये इनका समूह बना हुआ है। हमारे समाज ने खुद ने ही क्या किया गया, ढांचा बना रखा है कि ये जो काम है ये चले जाएंगे फीमेल के पास और ये जो काम है ये चले जाएंगे मेल के पास। ठीक है, तो ये उनका समूह बना हुआ है जिन्हें किसी विशिष्ट संस्कृति के संदर्भ में, यानी कि विशिष्ट यानी कि कोई भी स्पेशल संस्कृति। अब आप इसको किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, चाहे आप देखिए बहुत सी संस्कृति हैं,
अलग अलग धर्मों में पुरुष को और महिला को अलग 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 तरीके से देखा जाता है। किसी समाज में आप देखेंगे कि महिलाओं को ज़्यादा छूट दी गई है और कहीं आप देखेंगे कि महिलाओं को कम छूट दी जाती है। ठीक है, कुछ कई समाज में आप देखेंगे कि महिलाएं बहुत से ऐसे कार्य कर लेंगी जिन्हें पुरुष भी करते हैं, और जबकि कुछ समाज ऐसा है, कुछ एक पोर्शन ऐसा है समाज का जहाँ पर महिलाएं एक मर्यादित रेखा में होती हैं, उसको वो लांघ ही नहीं सकती, और अगर लांघ दिया तो रायता फैला देंगे। ठीक है, तो क्या है ये? विशिष्ट संस्कृति के संदर्भ में विशिष्ट यौन के लिए, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर संस्कृति होगी और उस पर्टिकुलर संस्कृति के अकॉर्डिंग ही किसी उस पर्टिकुलर किसको यौन भूमिका के लिए सामाजिक रूप में उपयुक्त माना जाता है। यानी कि एक समाज बना हुआ है, कोई भी समाज हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं समाज किसी पूरे संसार को लेकर नहीं चल रही हूँ। समाज यानी कि मेरे समाज में कुछ और तौर तरीके होंगे, आपके समाज में कुछ और तौर तरीके होंगे। समाज से मेरा यहाँ पर अभिप्राय है जहाँ पर मैं रह रही हूँ, मेरे आसपास जो माहौल है, मुझसे कुछ लोगों को उम्मीदें होंगी, मुझको किसी से कुछ उम्मीदें हैं, और वो उम्मीदें कहाँ तक सार्थक हैं मेरे नज़रिए से या मेरे समाज से। ठीक है, कितने समाज ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों के परिधानों को लेकर काफ़ी बातचीत होती है, तो उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है कि भाई अब तुम्हारी आयु इतनी हो गई है तो तुमको ये कपड़े पहनने होंगे। लेकिन आप थोड़ा सा और नज़रें फैला के देखोगे तो परिधानों की कोई बात ही नहीं है, उसको कोई इशू ही नहीं बना जाता। जबकि कुछ राज्यों में, बेसिकली इसमें मैं हरियाणा और यूपी को ऐड करना चाहूँगी, लेकिन मैं कोई बुराई नहीं करूँगी, तथ्य हैं इसके ऊपर बाकायदा कि यहाँ पर महिलाओं के परिधानों के ऊपर बड़े इशू बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली जैसे शहरों की बात करें, ठीक है, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बात करें, तो वहाँ पर इस प्रकार के कोई तर्क ही नहीं दिए जाते। वो अगर सुन ले तो उनको हंसी आएगी कि परिधानों के ऊपर भी कोई बातचीत होती है। लेकिन ऐसा है, और आपको पता होगा हरियाणा में और यूपी में बहुत बवंडर मचाते हैं इन सब बातों के ऊपर। तो क्या है कि विशिष्ट यौन के लिए, यानी कि विशिष्ट यौन कि वो मेल है या फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग समाज में वो क्या कार्य करेगा, उसको किस चीज के लिए उपयुक्त माना गया है। कि भाई तुम पुरुष हो, पुरुष यानी कि अगर तुम पुरुष हो तो तुम पायलट बन सकते हो, ठीक है, तो तुम फौज में जाके गोली चला सकते हो। लेकिन अगर तुम महिला हो तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत भयंकर बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात लागू होती है कि विशिष्ट यौन के लिए सामाजिक रूप में उपयुक्त, यानी कि ये कार्य तुम्हारे लिए है और ये तो बिल्कुल भी नहीं है, उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कैसा लगेगा कि अगर महिला बाहर जाकर काम करे, कमाए, किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करे, और जो पुरुष है वो घर में रह करके बच्चों को संभाले, घर का काम करे। ठीक है, अपने आप ही हंसी बन जाएगी, या फिर थोड़ा सा आप नाक मुंह पर चढ़ा लेंगे। तो ये क्या है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पश्चिमी देशों में देखेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। ठीक है, लेकिन कुछ समाजों में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और जो विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न समयों में भिन्नता दिखाते हैं, यानी कि ये जो जेंडर बियास, यानी कि जो विशिष्ट यौन के लिए विशिष्ट कार्य निर्धारित कर दिए गए हैं, ये क्या है? ये समय में भिन्नता, समय समय पर ये भिन्नता भी दिखाते हैं। ठीक है, लिखा है ना, और जो विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न समयों में भिन्नता दिखाते हैं। अब भिन्नता कैसे? भिन्नता ऐसे दिखाते हैं, यानी कि फर्क ऐसे दिखाते हैं। देखिए, अगर आप आज से 10 साल पीछे भी जाएंगे ना, तो आपको पूरा जमाना बदला हुआ नजर आएगा। महिलाओं को छूट मिल रही है, लोगों का नजरिया बदल रहा है, और ये ऐसा नहीं हो रहा है कि ये सारी संस्कृति में एक साथ चल रहा है। नहीं जी, ये सारी संस्कृति में एक साथ नहीं चल रहा है। धीरे 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 लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। कहीं पर महिलाओं को अभी छूट मिलनी शुरू हुई है, कहीं पर उनको छूट बहुत ज़्यादा मिल गई है, और कहीं पर इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। एज एग्जाम्पल आप सऊदी अरबिया से ले सकते हैं। अभी आपने 2019 में देखा कितने बदलाव हुए हैं। वहाँ पर औरतें क्रिकेट देखने नहीं जा सकती थी, वहाँ पर महिलाएं संगीत में प्रवेश नहीं कर सकती, एक्टिंग नहीं कर सकती थी। लेकिन वो ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास नहीं था। 18 साल से अधिक की जो महिलाएं थी वो यहाँ तक कि अकेले सफ़र नहीं कर सकती थी। ठीक है, हवाई जहाज यात्रा नहीं कर सकती थी। तो ये चेंज हो रहे हैं, तो वो भी एक समाज है। और हमारे यहाँ भी ये चीज़ देखी जाती है कि अगर 18 साल से
अधिक आयु की लड़की अगर अकेले ट्रेन में सफर करने जाए या फिर कहीं भी वो सफर करने जाती है तो माता पिता के नाक मुंह चढ़ जाते हैं कि भाई क्यों, भाई क्यों, मतलब क्यों। अगर 15-16 साल का लड़का जा सकता है तो 18 साल से ऊपर की लड़की को भेजने में फर्क क्या है। अब यहाँ सिर्फ एक ही तर्क नहीं दे सकते आप कि भाई समाज खराब है या फिर लोगों की दृष्टि में कुरूपता है, नहीं। वो है, ठीक है, वो तो है, लेकिन उसके लिए एक महिला अपने सेफ्टी भी कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने इस चीज को अभी तक अपने दिमाग में पुट किया नहीं है। एक रूढ़िवादिता यहाँ पर छाई हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें भी बदलने लगी हैं। तो ये इसीलिए कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न समयों में भिन्नता दिखाते हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत मुस्लिम लड़कियों को भी छूट मिल रही है, ठीक है। तो आगे देखिए, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। देखो आप इसको इसी प्रकार से याद करना, मैंने अपने तरीके से बहुत आसान शब्दों में इसको लिखने की कोशिश की है। आप अपने शब्दों में प्रयुक्त मत करना, नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा मार्क्स भी आपको। और देखिए फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं और सरल तरीके से आपको समझाऊंगी। आगे देखिए, आमतौर पर यौन का संबंध उन विशेषताओं के समूह से होता है जो नर और मादा में अंतर करें। मुख्यतः 2 प्रकार के यौन हैं, नर और मादा, किंतु कुछ संस्कृतियों में अधिक यौन भी हैं, जैसे इंडेरोगैमी, यानी कि जिसको आप थर्ड जेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आप लिखेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, यौन भूमिकाओं का सिद्धांत, यानी कि जो यौन भूमिकाओं के जो सिद्धांत हैं, जो यौन भूमिकाएं आप बनाते हैं कि भाई हाँ इसको ये करना है, इसको ये करना है, तो वो कैसे करना है, ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिनमें हम इस बात को लेते हैं। तो देखिए लिख लीजिए पहले आप, ठीक है, फिर मैं समझाती हूँ। यौन भूमिका सिद्धांत के अनुसार लड़के और लड़कियां परिवार से उपयुक्त व्यवहार और दृष्टिकोण सीखते हैं तथा संपूर्ण संस्कृति जब वे बड़े हो जाते हैं तब सीखते हैं। आगे लिखेंगे, इस प्रकार शारीरिक यौन अंतर समाजीकरण का परिणाम होते हैं, ठीक है। अब आगे आप लिखेंगे, सामाजिक भूमिका सिद्धांत यह मानता है कि यौन अंतरों के पीछे सामाजिक संरचना की शक्ति या बल होता है। सामाजिक भूमिका सिद्धांत के अनुसार ही यौन विभेदीकृत व्यवहार दोनों यौनों के बीच समाज के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे, परिश्रम विभाजन उत्पन्न करता है जिसके परिणाम स्वरूप यौन सामाजिक उत्पन्न होता है। आगे लिखना, यौन का शारीरिक विशेषीकरण यौन भूमिकाओं के कारण है। शारीरिक आकार और शरीर के शक्ति पुरुषों को महिलाओं से उन सामाजिक क्रियाओं में श्रेष्ठ या ऊपर रखती हैं जिनमें शारीरिक गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिकार करना, युद्ध करना आदि। आगे आप लिखिए, दूसरी ओर महिलाओं की प्रजनन और बालक पोषण जैविकीय क्षमता उनकी सामाजिक क्रियाओं में सीमित सहभागिता की व्याख्या करती है, ठीक है। अब आगे लिखिए, संक्षेप में सामाजिक भूमिका सिद्धांत पुरुष और महिलाओं की भूमिका में बांटना यौन विभेदीकृत कैसे लिखेंगे आप, विभेदीकृत का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उनमें अंतर करना, विभेदीकृत, इस तरीके से आप विभेदीकृत लिखेंगे, ठीक है। तो आगे क्या है, विभेदीकृत सामाजिक व्यवहार की प्राथमिक उत्पत्ति है, उन पर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है जिसमें विकासात्मक और सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक अंतरक्रियाओं में शामिल प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो समझने में तो आप वीडियो को पीछे करके सुन लेना। तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ ये क्या है। एक चीज़ देखिए, ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है, इसको ऐसे रहना है, इसको ऐसे रहना है, इसको ये काम करना है, इसको ये काम नहीं करने हैं। ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि व्यक्ति के पैदा होने के उपरांत ये चीज़ें पहले से ही उसके माथे पर लिखी हुई जाती हैं, नहीं। इन चीज़ों को सिखाता कौन है? इन चीज़ों को समाज बनाता है और समाज ही सिखाता है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब बात करते हैं हम जेंडर की, देखिए शारीरिक रूप से अलग होना वो प्रकृति देन है, लेकिन कार्यों के हमारे समाज ने स्त्री और पुरुष को जो विभेदन किया है, जो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया है, वो किस पर किया है? उनके शक्ति के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर। और कुछ ऐसे कार्य हैं कि जिनको एक पुरुष ही कर सकता है या जिनको एक महिला ही कर सकती है। आपने भी देखा होगा कि आज के समय में
महिलाएं हर प्रकार से लोहा मनवा रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ये भी चीज देख लेंगे कि एक दो चीजें हैं जो प्रकृति ने सिर्फ और सिर्फ पुरुष और महिला के लिए निर्धारित किए गए हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि पुरुष कहीं ना कहीं एक महिला से अधिक बलशाली होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे कि महिला के पास ही सिर्फ संतान उत्पत्ति करने की शक्ति होती है, जो एक पुरुष के पास नहीं होती, ठीक है। तो इन्हीं हालातों के चलते ही, इन्हीं चीजों के चलते ही कि भाई तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, फिर ये कार्य तुम्हारे लिए है, तो ये क्या है? ये सारी सामाजिक रीतियां हैं, ये सारी समाज की बनाई हुई रचनाएं हैं जो स्त्री को स्त्री या पुरुष को पुरुष बनाती है, ठीक है। तो अब जो लिखा है मैं वो समझाती हूँ। इसमें क्या लिखा है? यौन भूमिका सिद्धांत के अनुसार लड़के और लड़कियां परिवार से उपयुक्त व्यवहार और दृष्टिकोण सीखते हैं। यानी कि जब बात आती है यौन भूमिका की, तो लड़के और लड़कियां अपने परिवार से व्यवहार करना सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर लड़का रो दिया, अरे क्यों रो दिए, लड़के होकर रोते हो, क्यों भाई, उसकी फीलिंग है अपनी, रोने दो। लेकिन नहीं, हमको क्या सिखाना है कि तुम क्यों रोते हो, ठीक है। अगर लड़की बंदूक लेके खेलने लग जाती है, क्या लड़कों की तरह बंदूक उठा के खेल रही है, ये गुड़िया से खेलो भाई, ये चम्मच कटोरियों से खेलो, तो क्यों उसको कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका माइंड वॉश किया जा रहा है कि भाई ये काम तुम्हारे लिए है, ठीक है। तो वो कहाँ से सीख रहा है ये व्यवहार? वो बच्चा कहाँ से सीख रहा है? वो अपने परिवार से, परिवार में जो चीजें उसको देख रहा है उन्हीं को वो सीख रहा है। आगे क्या है? तथा संपूर्ण संस्कृति जब वे बड़े हो जाते हैं तब सीखते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, अपने 18, 19, 20 साल की आयु तक वो सारी चीजों को शुरू से लेके अंत तक सीख लेते हैं कि हाँ भाई मुझको ऐसे जीना है, और फिर इन्हीं चीजों को वो दूसरों को सिखाने लग जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार शारीरिक यौन अंतर सामाजिकरण का परिणाम होता है। तो हम क्या देखते हैं कि भाई लड़की है, भोली भाली है, ठीक है, शरीर से दुबली पतली है, तो ये तो सिर्फ बर्तन ही मान सकती है, या फिर ये लड़का है, हिष्ट पुष्ट है, तो भाई ये तो पहाड़ भी ढहा देगा। तो क्यों, हमने क्यों देखा? चाहे भले ही ऐसे भी लड़के होंगे कि थप्पड़ से गिर जाएंगे, ठीक है, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा भी होता है ना। तो हमने लेकिन देखा क्या? हमने बाहरी आवरण देखा, उनका शारीरिक ढांचा देखा, और हमने क्या कर दिया? उन पर एक लेबल लगा दिया, ठीक है। आगे क्या है? सामाजिक भूमिका सिद्धांत यह मानता है कि इन अंतरों के पीछे सामाजिक संरचना की शक्ति या बल होता है। यानी कि जो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं यौन भूमिकाओं को, लड़का लड़की को, इसके पीछे कारण क्या होता है? वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संरचना होती है, ठीक है, और उनकी शक्ति होती है। सामाजिक भूमिका सिद्धांत के अनुसार ही यौन विभेदी कृत व्यवहार दोनों यौनों के बीच समाज में परिश्रम के विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है, और उनके जेंडर को देखते हुए ही क्या होता है कि समाज उनमें कार्यों को बांट देता है, ठीक है। इसका जो सरल रूप है ना, वो ये है जो मैंने कहा। परिश्रम विभाजन उत्पन्न करता है कि भाई तुमको रोटियां ही सीखनी है और तुमको बैग लटका के कंप्यूटर के आगे ही बैठना है, ठीक है, जिनके परिणाम स्वरूप यौन सामाजिक व्यवहार उत्पन्न होता है, और उनके कार्य करने के तरीके से ही दूसरे लोगों का व्यवहार हम पर जाता है, ठीक है। यौनों का शारीरिक विशेषीकरण यौन भूमिकाओं का कारण है। तो हम क्या देखते हैं कि जो उनका शरीर कह रहा है ना, हम उसी प्रकार से ही उनकी भूमिका को तय कर देते हैं, ठीक है। शारीरिक आकार और शरीर की शक्ति पुरुषों को महिलाओं से उन सामाजिक क्रियाओं में श्रेष्ठ या ऊपर रखती है। तो क्योंकि पुरुष के पास एक बड़ा शरीर है महिलाओं की अपेक्षा, तो उसको वो क्या कर देगा? श्रेष्ठ बना देगा। या महिला के पास एक कोमल शरीर है, वो देखने में उससे हल्की दुबली लगती है, तो उसको बेचारी घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। जिनमें शारीरिक गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिकार करना या युद्ध करना, ठीक है। और महिला के लिए जैसे कि घर में रहना और सिर्फ परिवार का नियोजन करना या परिवार की देखभाल करना, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे? दूसरी ओर महिलाओं की प्रजनन और बालक पोषण जैविकीय क्षमता, और दूसरी तरफ हम जो महिला को देखते हैं कि भाई हाँ उसने वो संतान उत्पत्ति करती है, ठीक है, तो हम उसको एक इस चीज में बांध देते हैं कि हाँ भाई तुम यही कार्य कर सकती हो, और तुम एक ममता की देवी हो तो तुम यही करोगी, ठीक है। आगे क्या है? उनकी सामाजिक क्रियाओं में सीमित संभागिता की व्याख्या करती है। तो वो इसी दायरे में सीमित रह जाएगी कि हाँ भाई तुम बेबी बॉर्न करने की शक्ति रखती हो, और अब तुम बच्चे पालो, उनका भाई 5-6 साल तक क्या मतलब उसकी पूरी लाइफ ही इसी चीज में चली जाती है, ठीक है। फिर क्या है? इन सामाजिक यौन भूमिकाओं का एक क्रम होता है जिसे पुरुष उपयोगी यौन क्रम कहा जा सकता है। तो ये जो समाज में निर्मित जो यौन भूमिकाएं हैं, इनका ना एक हायरार्की बना हुआ है, एक क्रम बना हुआ है।
ठीक है, जिसे पुरुष उपयोगी यौन क्रम कहा जा सकता है। और इस हायरार्की में, इस क्रम में कहीं ना कहीं पुरुष श्रेष्ठ है। ठीक है, इसमें उन क्रियाओं में पुरुष की संभागिता होती है जिनमें निर्णय लेना, समाज में उच्च स्तर आदि शामिल है। तो मैंने कहा ना कि उस हायरार्की में, यानी कि ये जो क्रम बना हुआ है, हायरार्की यानी कि जो क्रम बना हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जो पुरुष होता है वो बाजी मार ले जाता है और वो निर्णय लेने का काम या फिर घर में मुखिया होने का काम वही इस काम को करेगा। ठीक है, तो संक्षेप में सामाजिक भूमिका सिद्धांत पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का बांटना, यौन विभेदीकरण सामाजिक व्यवहार की प्राथमिक उत्पत्ति है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जेंडर बियास है, जो कि यौन भूमिका है, जो यौनों में जो अंतर है, हम उनके शरीर को देखते हुए उनमें कार्यों का विभेदीकरण करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, जिसमें विकासात्मक और सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक अंतःक्रियाओं में शामिल प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि जिसके अनुसार कि हम उनके कामों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इतनी ये कहानी है, थोड़ा जटिल है लेकिन समझेंगे तो बहुत सरल है। जैसा मैंने डिक्टेट किया उसी प्रकार लिखना, और इसी के आगे थोड़े और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन प्राय बनते हैं। ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब लिखवाए थे इसके, तो ये भी था। तो ठीक है, अब हम कल मिलते हैं होपफुली इंग्लिश वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।